नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्मॉल पॉक्स पे। ये बिना किसी देर की हम स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। सो इट इज नोन एज वेरियोला। जी, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसको वेरियोला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरियोला वायरस से फैलता है। ये इस टाइप का ओवल शेप का वायरस होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सो इट इज अ वेरियोला वायरस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरियोला डिजीज। दो टाइप्स के वेरिएंट्स होते हैं इसके, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। दो टाइप्स के वेरिएंट हो गए। The disease has been eradicated by worldwide efforts taken by WHO from 1967 to 1977। यानी कि ये जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स, ये अब हाल के दिनों के अंदर पूरे तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड में कहीं भी इसके साइन एंड सिम्टम्स या इस टाइप की डिजीज के जो भी है वो नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि WHO ने वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था 1967 टू 1977 के बीच में। इसकी वजह से ही आज ये बीमारी जो है वो हमारे विश्व में ये देखने को नहीं मिलती है। और इन इंडिया द लास्ट केस वाज रिपोर्टेड इन 1976। इंडिया के अंदर इसका लास्ट केस 1976 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। तो फिर आप सब लोग सोचेंगे कि जब ये बीमारी रही नहीं तो फिर हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराने टाइम में किस टाइप की बीमारियां थी, उनके लिए क्या क्या यूज किया जाता था और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या थी, उन सब की जानकारी होना हमें जरूरी है, ताकि आगे अगर कभी इस टाइप का केस आए तो हम उसको प्रॉपर तरीके से पहचान सके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सके किसी दूसरी बीमारी से। सो इन इंडिया द लास्ट केस वाज रिपोर्टेड इन 1976। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज ऑफ 12 डेज। 12 दिनों के अंदर ही, जनरली 8 से 16 दिन, तो एवरेज इज 12 डेज, मतलब 12 दिनों के अंदर ही ये अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करने लगता है पूरे तरीके से। सो इट इज वेरियोला। नाउ वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन बाय रेस्पिरेटरी थ्रू। यानी कि एक इंसान खांसेगा, छींकेगा और दूसरे तो किसी भी टाइप की एक्टिविटी करेगा, स्नीजिंग करेगा या बोल भी देगा इन्फेक्टेड पर्सन, तो एयर ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, या फिर अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरी जो भी फॉर्मेट्स होते हैं उनसे भी ये फैल सकता है। नो एनिमल रिजर्वियर और इंसेक्ट वेक्टर्स आर फाउंड। यानी कि ये जो होता है ये मैन टू मैन में ही होता है। ये ना किसी मच्छर के काटने से फैलता है, ना किसी दूसरे जानवर के अंदर ये देखने को मिलता है, और ना ही किसी दूसरे तरीके से फैलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैन टू मैन में रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ही फैलता है। ट्रांसमिशन में बी डायरेक्ट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट और थ्रू फॉर्माइट्स और अदर कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स। यानी कि ट्रांसमिशन जो है वो या तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर होगा, या फिर मान लीजिए इस पेशेंट ने अगर किसी भी टाइप के कोई भी आर्टिकल्स यूज किए, जैसे कि बेड यूज किया या फिर इसके क्लोथ्स यूज किए अगर किसी हेल्दी पर्सन ने, तो उस पर्सन को भी ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सो ट्रांसमिशन में भी डायरेक्ट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट और थ्रू फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स मीन्स के जो भी ये यूज करेगा वो फॉर्माइट्स एंड अदर कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। नेसोफेरिंजियल सिक्रेशंस, वेसिकल फ्लूइड्स एंड ड्राइड स्कैब्स कंटेन वायरस। अब आपको पता ही है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसके अंदर स्किन के ऊपर बहुत सारे पुस्ट्यूल्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, वेसिकल्स देखने को मिलती है, उनके अंदर फ्लूइड फॉर्मेशन होता है। तो उनकी वजह से ही ये वो जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी तेजी से फैलता है उनके कांटेक्ट में आने की वजह से। तो वो वायरस कहाँ कहाँ मिल सकता है? नेसोफेरिंजियल सिक्रेशंस में, उसके नाक में, उसके मुंह के जो भी म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनके अंदर देखने को मिल सकता है। वेसिकल फ्लूइड्स में, उनके स्किन के ऊपर जो भी वेसिकल्स बनती है, पुस्ट्यूल्स बनते हैं, उनके फ्लूइड के अंदर ये देखने को मिल सकता है। और ड्राइड स्कैब्स में, यानी कि ये वेसिकल फूट गई, फ्लूइड पूरा सूख गया, अब नया स्कार बनेगा, स्कैब्स बनेंगे, तो वो सूखे हुए स्कैब्स में भी ये वायरस हो सकता है। And the patient is infective from the onset of early symptoms till the last scab has fallen off। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये एक पेशेंट है जो कि इन्फेक्टेड है, इस इन्फेक्टेड पेशेंट
मैं ये कब तक इन्फेक्टिव कर सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को, जब तक इसमें फर्स्ट साइन एंड सिम्पटम्स शो होंगे, उससे लगाकर लास्ट स्कैब जब तक पूरा हट नहीं जाता, तब तक ये जो होगा, ये इन्फेक्टिव स्टेट में रहेगा, यानी कि ये किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। कि मान लीजिए इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्पटम्स आया फीवर, फीवर आने से लगाकर फिर जैसे-जैसे ये बीमारी बढ़ेगी, इसके स्किन के ऊपर पिशल फॉर्मेशंस होंगे, फिर वो धीरे-धीरे फूटेंगे, उनसे फ्लूइड सिक्रेशंस होगा, फिर वो वापस हील होंगे, स्कार फॉर्मेशन बनेगा, स्कैब बनेंगे। तो जब तक लास्ट स्कैब फॉल पूरा हट नहीं जाता है, तब तक ये पेशेंट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेट में रहता है, यानी कि एक को एक से दूसरे के अंदर ये फैला सकता है बीमारी। अब हम इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या है कि आफ्टर एंट्री वायरस मल्टीप्लाइज इन म्यूकोजल सेल्स। एंट्री का किस तरीके से होती है? रेस्पिरेटरी रूट के जरिए होती है। इसीलिए ये जो वायरस होता है ये एंट्री करता है एंड देन मल्टीप्लाइज इनटू द म्यूकोजल सेल। हमारी जो भी नेजोफेरिंजियल म्यूकोजा होती है, उनकी सेल्स के अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर, म्यूकोजल सेल्स के अंदर ये वायरस जो होता है वो एंट्री करता है, देन मल्टीप्लाई करता है अपनी साइज के अंदर। उसके बाद में एंटर इनटू द सर्कुलेशन। ये वायरस जब है वो बढ़ चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, अपनी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर चुका है, तो उसके बाद में ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंट्री करता है एंड रीचेस टू द लिम्फ नोड। अब ये ब्लड के थ्रू होते हुए लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा, जो भी रीजनल लिम्फ नोड्स होगी, चाहे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो, चाहे हाइलर लिम्फ नोड्स हो, तो जिस टाइप की भी लिम्फ नोड्स होगी, जो भी इसके पास की लिम्फ नोड होगी, वहां जाके ये पहुंच जाता है। Then viremia condition occur and virus spreads to liver, spleen, bone marrow and other organs। यानी कि लिम्फोइड टिश्यू में जाएगा, लिम्फोइड टिश्यू में जाने के बाद में ये वहां पे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वापस ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा, तो उस कंडीशन को वायरेमिया की कंडीशन बोलते हैं। और कहाँ-कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा एंड अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है। सो लीवर में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है एंड बोन मैरो टिश्यूज में जा सकता है, ताकि वो वहां पे भी मल्टीप्लाई हो सके एंड पूरी बॉडी में एग्रेसिवली फैल सके। देन वायरस रीचेस टू द स्किन। ये जो वायरस होता है ये यहाँ पे फैलता है और इन सब के बाद में ये कहाँ जाता है? स्किन में जाता है। स्किन में जाने के बाद में ये क्या करता है? रैशेस करता है। जो भी स्मॉल पॉक्स के अंदर हमें पिस्टल्स मिलती हैं वो रैशेस होते हैं, वो करता है। फीवर जनरेट करता है एंड इन्फेक्टिविटी, यानी कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में ये इन्फेक्शियस स्टेट को डेवलप करता है। तो इस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में है सबसे पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स, यानी कि उसमें पहले स्टार्टिंग के दिनों में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऑकर्स 2 to 4 डेज बिफोर इरप्शन स्टार्ट्स, यानी कि स्किन के ऊपर रैशेस आने से पहले हमें उस पेशेंट में क्या-क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो उनको प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं और कब-कब आते हैं? 2 से 4 दिन पहले आते हैं इरप्शन स्टार्ट होने से। तो क्या-क्या आएगा? हाई फीवर होगा, देन माइल्जिया की कंडीशन होगी, हेडेक होगा, बैक एक होगा, डेलीरियम की कंडीशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। तो हाई फीवर यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, माइल्जिया, उसके जो भी मसल्स होंगे उनके अंदर पेन होगा, हेडेक होगा, बैक पेन होगा, डेलीरियम की कंडीशन यानी कि पेशेंट जो है वो भ्रम की स्थिति में रहेगा और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है अगर रीजनल लिम्फ नोड्स या पेयर पैचेस के अंदर अगर इसने इन्फेक्टिविटी शो की हो तो। इसके अलावा रैशेस स्टार्ट ऑन थर्ड डे एंड फीवर सबसाइड्स एंड रीअपीयर्स इन इंटरवल्स व्हेन रैश अपीयर्स एंड बिकम पुस्चुलर। यानी कि रैशेस अब जो होते हैं वो तीसरे दिन बनना स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए इन्फेक्ट हुआ, देन पहले स्टार्टिंग के 1-2 दिन के अंदर प्रोड्रोमल सिम्पटम्स आएँगे, देन धीरे-धीरे एग्रेसिवली नेचर बढ़ जाएगी उस डिज़ीज़ की। उसके बाद में तीसरे दिन के अंदर हमारी स्किन के ऊपर रैशेस स्टार्ट होते हैं। यानी कि ये थर्ड डे है, फिर थर्ड डे के अंदर ये धीरे-धीरे रैश बनना स्टार्ट हुए। अब फीवर जो होगा, जो स्टार्टिंग के डेज़ में फीवर आया था वो सबसाइड हो जाएगा और वापस कब आएगा? reappears in intervals when rashes appears and become pustular। यानी कि मान लीजिए ये 2 रैशेस बने स्टार्टिंग के दिन में, ये इतने रैशेस बने, देन फिफ्थ डे पे ये और रैशेस बन जाएंगे। तो इस थर्ड और फिफ्थ डे के बीच के अंदर यानी कि थर्ड डे को फीवर आएगा, देन सबसाइड हो जाएगा, देन वापस फिफ्थ डे को फीवर आएगा, देन सबसाइड हो जाएगा। फिर सेवंथ डे यानी कि जैसे जैसे इरप्शंस बढ़ते हैं तो उनके बीच के इंटरवल का जो टाइम होता है उसके अंदर फीवर जो है वो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ऐसे चांसेस रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट रैश होता है वो तीसरे दिन के ऊपर बनता है।
देन रैशेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न क्या होता है कि लिम्स आर मोर अफेक्टेड देन ट्रंक, यानी कि लिम्स क्या है, हैंड हो गए, लेग्स हो गए एंड सिर हो गया, हेड हो गया। तो लिम्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में होता है। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न क्या है कि बॉडी से दूर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि दोनों हाथ, देन सर और दोनों पैर, यानी कि पाम एंड सोल्स के ऊपर और चेहरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पुस्टुल फॉर्मेशन होते हैं। लिम्स आर मोर अफेक्टेड देन टंग। फिर है वेसिकल्स कैन बी फाउंड ऑन पाम एंड सोल्स। जनरली जो दूसरे पॉक्स वायरस होते हैं लाइक चिकन पॉक्स होता है, उसके अंदर सोल्स और पाम के अंदर ये पिस्टुल फॉर्मेशन नहीं होती है, रैशेस फॉर्मेशन नहीं होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स के अंदर जो होता है वो पाम एंड सोल्स के अंदर भी वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है रैशेस का, लाइक पहले रैशेस बनेंगे, देन वो इरिथमेटस मैक्यूल्स बनेंगे, यानी कि जैसे तिल जो होते हैं, छोटे छोटे तिल होते हैं, उसके जैसे फॉर्मेशंस होंगे। देन ये पेप्यूल्स के फॉर्मेशन में देखने को मिलेंगे। देन ये पेप्यूल्स जो होगी पिस्टुल्स बन जाएंगे, और पिस्टुल्स जो होगी वो बाद में स्कार्प्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इन सबको होने में लगभग 48 घंटे का टाइम लगता है। Vesicles and pustules are deep seated in skin and center is umbilicated। आप इस इमेज को देख के घबराइएगा मत, ऐसे नोजिया वोमिटिंग जैसी फील मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी क्या कहते हैं कि हार्ट रेंचिंग टाइप की ये पिक्चर है, लेकिन ऐसा मत समझिए। आप डॉक्टर हैं, हर टाइप की डिजीज को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। सो वेसिकल्स एंड पुस्टुल्स आर डीप सीटेड इन स्किन। स्किन के डीप में होते हैं ये सारे पिस्टुल्स एंड वेसिकल, इनकी जो रूट होती है वो डीप में होती है। एंड सेंटर इज अम्बिलिकेटेड। सेंटर मतलब कि इनका ये जो भी वेसिकल्स है, इनका सेंटर जो है वो धसा हुआ होता है। आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि इनका जो सेंटर है वो बीच से धसा हुआ है, एक तरीके से जैसा अंगूठे से किसी ने प्रेस किया हो, या किसी भी पॉइंटेड या फिर ब्लंट चीज से उसको दबाया हो, यानी कि दबा हुआ जो सेंटर होता है उसको अम्बिलिकेटेड सेंटर बोलते हैं। तो ये अम्बिलिकेटेड सेंटर किस में मिलता है, स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है। ऑल वेसिकल्स आर एट द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ जो वेसिकल्स हैं वो मैक्यूल्स बन रही हैं, फिर कुछ वेसिकल्स पेप्यूल्स बन रही हैं, फिर कुछ पिस्टुल्स बन रही हैं, ऐसा नहीं होता है। मैक्यूल्स बनेंगी तो सारी एक साथ बनेंगी, फिर जो पेप्यूल्स बनेंगे वो एक साथ बनेंगे, पिस्टुल्स बनेंगे वो एक साथ बनेंगे। सबकी जो स्टेज होगी वो सेम ही होगी, सभी एक साइड एक ही टाइम पे डेवलप होते हैं। सब अगर मैक्यूल्स बने, मान लीजिए थर्ड डे के ऊपर जो मैक्यूल्स बने वो फिफ्थ डे के ऊपर पेप्यूल्स बनेंगे, देन सेवंथ डे के ऊपर पिस्टुल्स बनेंगे, और फिफ्थ डे के ऊपर अगर जो मैक्यूल्स बनेंगे देन वो नेक्स्ट सेवंथ डे पे सारे के सारे जिस दिन जो मैक्यूल्स बनेंगे वो सब के सब उसी दिन पेप्यूल्स एंड पिस्टुल्स के अंदर डेवलप होंगे। सो ऑल वेसिकल्स आर द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर सेपरेशन ऑफ स्कैब्स, यानी कि जो भी हील प्रोसेस होने के बाद में जो हम कह सकते हैं स्कैब बचता है, दैट pitted scar left behind and remained permanent, यानी कि जो स्कार है, मान लीजिए चेहरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्कैब्स फॉर्मेशन होगा, तो जो स्कैब फॉल हो चुका है, घिर चुका है, उसके बाद में पिटेड स्कार बन जाता है स्किन के ऊपर। जनरली आजकल ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, ये चीजें किस में देखने को मिलती है, एक्नीज में देखने को मिलती है। लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे या लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे पे बहुत ही छोटे छोटे धब्बे बने हुए होते हैं, धब्बे नहीं कह सकते, गड्ढे बने हुए होते हैं। तो वो गड्ढे किसकी वजह से थे, चिकन पॉक्स की वजह से थे। एंड वैक्सीनेटेड पर्सन कंटेनिंग रेजिडुअल इम्यूनिटी में डेवलप माइल्ड क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ था, देन वो वापस जो है ठीक हो चुका है, तो इसका मतलब उसके अंदर रेजिडुअल इम्यूनिटी है। या फिर किसी को हमने वैक्सीनेट किया है, तो वैक्सीनेशन के बाद में उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो इसकी वजह से जो भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो थोड़े कम होंगे, माइल्ड नेचर के होंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसकी वजह से, लाइक सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं बाय अदर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि पुस्टुल फॉर्मेशन हो रहा है, वेसिकल फॉर्मेशन हो रही है, स्किन के ऊपर फुंसियां हो रही हैं, तो उनको जब पेशेंट खुजाएगा तो उनसे फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा तो हमारे नाखूनों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, या जो स्किन है वहां की वो एक्सपोज हो जाएगी बाहर के एनवायरनमेंट से, तो जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो उसके अंदर इन्वेड होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे, इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय अदर बैक्टीरिया ज्यादा देखने को मिलेगा।
देन सेप्टिसीमिया या न्यूमोनिया या ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो वायरस है बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वायरल न्यूमोनाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन सेप्टिक आर्थराइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। इफ आई मतलब कि अगर आई इन्फेक्ट हो रही है तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ड्यू टू सुप्यूरेटिव वेसिकल, यानी कि जो वेसिकल अभी तक हाथों में, पैरों में, चेहरे पे, बॉडी बॉडी की स्किन के ऊपर बन रही थी, वो अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के कॉर्निया के ऊपर बन जाए, जो वेसिकल है कॉर्निया के ऊपर या फिर आँख के ऊपर कहीं भी बन जाए, तो वो फिर बाद में जब सुप्यूरेटिव कंडीशन आएगी, वो एक्सपोज़ होगी, रप्चर होगी, तो उसकी वजह से आँख में ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। डेथ इज़ ड्यू टू कोगुलोपैथी, हाइपोटेंशन एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। इन द एंड अगर हम उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं कर पाएँ, तो डेथ क्यों होगी? कोगुलोपैथी की वजह से, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर हो जाएगा, हाइपोटेंशन की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था कि जो वायरस है वो लिम्फ नोड्स के ज़रिए फिर लिवर में, देन बोन मैरो में, देन स्प्लीन में एंड अदर ऑर्गन्स के अंदर फैलने को देखा जाता है। इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? वैसे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइप के डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट इज़ क्लिनिकली डायग्नोस्ड स्मॉलपॉक्स शुड बी सस्पेक्टेड व्हेन एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन गेट्स हाई फीवर विथ प्रोड्रोमल सिम्पटम्स एंड रैशेस ऑन थर्ड डे। मान लीजिए किसी पेशेंट को हाई फीवर आया, देन उसमें जो भी मैंने आपको प्रोड्रोमल सिम्पटम्स बताए, लाइक फीवर, हेडेक, मायल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, बैक एक, तो ये सारे जो भी प्रोड्रोमल सिम्पटम्स डेवलप हो रहे हैं और उसके तीसरे दिन पे अगर रैश डेवलप हो रहे हैं, स्किन के ऊपर रैशेस डेवलप हो रहे हैं, तो हम उसको स्मॉल पॉक्स के रूप में सस्पेक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे? अगर वो पेशेंट अनवैक्सीनेटेड है तो। अगर वैक्सीनेटेड होगा तो स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस कम होंगे, या फिर हो भी गया है तो वो इतना एग्रेसिवली डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर अनवैक्सीनेटेड पर्सन है तो उसको स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा हम सीबीसी करवा सकते हैं ताकि सेप्टिसीमिया की कंडीशन पता चल सकती है, एनीमिया की कंडीशन पता चल सकती है, कोगुलोपैथी की कंडीशन पता चल सकती है। सो सीबीसी कैन बी परफॉर्म एंड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा सकते हैं ताकि किस टाइप का वायरस जो है इन्फेक्ट हुआ है बॉडी के अंदर, उसका पता चल सके। स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है या किसी दूसरे टाइप का वायरस है, तो उसको पता करने के लिए हम पीसीआर करवा सकते हैं। एंड आइसोलेशन ऑफ वायरस, मान लीजिए पीसीआर करवाना है तो वायरस का आइसोलेशन करना पड़ेगा। उसके स्कैब्स के ऊपर से उसके नेज़ोफैरिंजियल सलाइवा या म्यूकोसा के ऊपर से हम उसका आइसोलेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पुराने टाइम में इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट था नहीं, जब तक वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट होता था वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता था। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स दिया जाता था इन केसेस ऑफ फीवर एंड माइल्जिया, ताकि थोड़ा बहुत उसको आराम मिल सके, सबसाइड हो सके फीवर, माइल्जिया में उसको थोड़ा आराम मिल सके। सो एनाल्जेसिक्स दिए जाते थे। एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों होता है, स्कैब्स जो है वो हट जाए या फिर वेसिकल्स रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से वो जो स्किन होगी वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी इन्वेट करने के लिए, इसीलिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया किया जाता था। एंड अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल शुड बी वैक्सीनेटेड। मान लीजिए अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगा रखी है तो उसको 100% वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स का टीका लगाना बहुत जरूरी होता है। वैक्सीनेशन इज यूज टू बी मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको हमारे विश्व को जो है वो स्मॉल पॉक्स फ्री वर्ल्ड बता दिया है। पूरा इरेडिकेट हो चुका है 1967 टू 1976 के बीच में। एंड वैक्सीनेशन शुड बी डन विद इन 3 to 4 days ऑफ एक्सपोजर। मान लीजिए अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर पेशेंट जो है वो अनवैक्सीनेटेड रह गया है, तो उसको लगभग एक्सपोजर के 3 से 4 दिन के भीतर ही उसको वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए, ताकि उसके जो भी साइन सिम्टम्स है वो माइल्ड कंडीशन में डेवलप हो। And doctors should keep smallpox in mind and report the first suspicious case to prevent occurrence of epidemic। यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको गवर्नमेंट को जरूर बताना है, रिपोर्ट करना है, ताकि हम उसके लिए एक कठोर कदम उठा सकें उसको वैक्सीनेट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको चिकन पॉक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दूं। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्वानी। थैंक यू सो मच।